नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा में राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, मनोविज्ञान के नाम से उसको जानते हैं। उसमें टॉपिक आता है ये, जिसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जिसको अंग्रेजी में हम पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक, अब इसमें आज हम जानेंगे कि व्यक्तित्व है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर मनोवैज्ञानिकों की राय क्या है। हम प्राचीन समय से ही बात करें तो हमारे देश में जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणालियों में एक है। उसमें व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से मन, बुद्धि और अहंकार के योग से व्यक्तित्व का निर्माण माना जाता था। इसमें बाह्य, मनुष्य के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की विशेषताओं का योग होता था। लेकिन अब पाश्चात्य देशों की हम जब बात करें, पाश्चात्य देशों में इसको अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई है। खासतौर पर हम व्यक्तित्व की बात करें तो कहते हैं किसी को आमतौर पर अज्ञानतावश हम किसी की अच्छी हाइट, अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती देखकर ही कह देते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी केवल ये उसके केवल शारीरिक पक्ष को हम देखते हैं। पर्सनालिटी में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। फिर जाके एक संपूर्ण योग जो होता है उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक, पाश्चात्य देशों की कहानी हमारे देश से थोड़ी अलग है, थोड़ी भिन्न है। पाश्चात्य देश में अंग्रेजी, ये जो व्यक्तित्व शब्द है इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के या लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। ठीक, मुखौटा अर्थात नकली चेहरा। वहाँ नाटक में जो पात्र किसी की वेशभूषा धारण करते थे और जिस पात्र का अभिनय करते थे उनकी वही पर्सनालिटी मानी जाती थी। ठीक, के प्रारंभ में शुरुआत की बात करें तो मनुष्य के व्यक्तित्व का अर्थ केवल उसके शारीरिक गुणों के आधार पर, शारीरिक बाह्य स्वरूप के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक, बाद में उसमें मनुष्य के बाह्य के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी सम्मिलित कर लिया गया। व्यक्तित्व को नए सिरे से समझने के लिए जो मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्री है, शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन व्यक्तित्व के संदर्भ में कोई भी मनोवैज्ञानिक एक पक्ष पर नहीं है कि एक स्वर में कह दे कि हाँ व्यक्तित्व ये है। एक स्वर में कोई किसी से सहमत नहीं है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तित्व को विभिन्न वर्गों को विभिन्न मतों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं और उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला वर्ग है संग्राही उपागम। संग्राही उपागम। ठीक, कुछ मनोवैज्ञानिक मनुष्य के व्यक्तित्व को उसके जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक गुणों और अर्जित लक्षणों का योग मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक संग्राही उपागम में वो मनोवैज्ञानिक आते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को उसके जन्मजात शारीरिक और मानसिक गुणों तथा अर्जित लक्षणों, जो उसने अर्जन किया अपने एनवायरमेंट से, अर्जित लक्षणों का योग मानते हैं। इसको लेकर वेलेंटाइन महोदय कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वेलेंटाइन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वेलेंटाइन के अनुसार पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इननेटिक। फिर से हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। जो वेलेंटाइन महोदय हैं वो कहते हैं व्यक्तित्व, वेलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इसी को और विस्तार से चर्चा करते हैं
एक और मनोवैज्ञानिक मार्टिन प्रिंस जो कहते हैं, मार्टिन प्रिंस के अनुसार, मार्टिन प्रिंस कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, अभिक्षमताओं एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, अभिक्षमताओं एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। ठीक, ये मानते हैं। फिर दूसरा वर्ग आता है ये समाकलनात्मक एवं संगठनात्मक उपागम। ठीक, कुछ मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को विभिन्न मूल प्रवृत्तियों और गुणों का योग मात्र न मानकर, कुछ मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को विभिन्न गुणों और प्रवृत्तियों का योग मात्र न मानकर इन गुणों एवं प्रवृत्तियों का समाकलन एवं संगठन मानते हैं। इन गुणों और प्रवृत्तियों का कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो केवल विभिन्न गुणों और प्रवृत्तियों का योग नहीं है, अपितु इन गुणों एवं प्रवृत्तियों का समाकलन एवं संगठन है। ठीक, एक ऐसा समाकलन और संगठन जो व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को निर्धारित करता है। एक ऐसा समाकलन एवं संगठन जो व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को निर्धारित करता है। मैकर्डी महोदय कहते हैं, मैकर्डी महोदय कहते हैं कि मैकर्डी के अनुसार व्यक्तित्व रुचियों या प्रतिरूपों का वह समाकलन है। व्यक्तित्व रुचियों या प्रतिरूपों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का वैयक्तिक रूप प्रदान करता है। जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का वैयक्तिक रूप प्रदान करता है, ऐसा मैकर्डी महोदय कहते हैं। इसी वर्ग के बारे में एक और परिभाषा है बीसेज और बीसेज के अनुसार। बीसेज और बीसेज कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, बीसेज और बीसेज के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का संगठन है। आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का संगठन है जो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। जो जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है, ऐसा बीसेज और बीसेज का मानना है। फिर हम तीसरे वर्ग की बात कर रहे हैं, पदानुक्रम उपागम। जो तीसरा वर्ग है वो पदानुक्रम उपागम है। पदानुक्रम उपागम की बात कर लेते हैं। तो इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें इस वर्ग के बारे में मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स इसकी चर्चा करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं, विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व विकास के 4 पद माने हैं। मनोवैज्ञानिक जिनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है विलियम जेम्स, और दर्शन का एक संप्रदाय है प्रयोजनवाद, उसके भी जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स जो है वो व्यक्तित्व विकास के 4 पद स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले, विलियम जेम्स के अनुसार सबसे पहले मनुष्य के भौतिक व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक, उसके बाद उसके सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक व्यक्तित्व के बाद उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होता है, और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास के बाद शुद्ध अहम यानी प्योर ईगो का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास के 4 पद उन्होंने विलियम जेम्स ने माने हैं। ठीक, व्यक्तित्व के विकास के जो भौतिक विकास का तात्पर्य था, पहला पद जो उन्होंने भौतिक विकास का बताया उसमें तात्पर्य था कि शरीर और वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताओं का विकास। शरीर
और मनुष्य के शरीर और वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताओं का विकास जो होता है भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। ये पहला पद है। दूसरा उन्होंने बताया कि सामाजिक विकास के बारे में उन्होंने बताया कि यह विकास सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के फलस्वरूप होता है। ठीक। और तीसरा उन्होंने जो बताया कि मनुष्य का जब भौतिक और सामाजिक बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, ऊपर उठ जाता है, तो उसका ईश्वर में लगाता है ध्यान अपना, तो उसका आध्यात्मिक विकास होता है। और आध्यात्मिक विकास की परिणत आत्म स्वरूप के ज्ञान के रूप में होती है। और ये मनुष्य का अंतिम विकास होता है, प्योर ईगो, अपने आप को जानना, शुद्ध अहम, इसकी चर्चा। ठीक। ये 4 पद उन्होंने माने हैं। फिर चौथा वर्ग है समायोजन उपागम, एडजस्टमेंट अप्रोच। समायोजन उपागम, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता से लिया। ठीक। समायोजन करने की कुशलता से लिया। बेरिंग महोदय कहते हैं, बेरिंग या बोरिंग कहते हैं उनको, बोरिंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का, बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन है। इसी को शेफर महोदय कहते हैं। इसी वर्ग में शेफर महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं, शेफर और सोवेन महोदय कहते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ निश्चित विशेषताओं तथा समायोजन करने के ढंग तैयार करने की सतत प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शेफर और शोवेन के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ निश्चित विशेषताओं तथा समायोजन करने के ढंग तैयार करने की सतत प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्तित्व के सही संप्रत्यय की अगर बात करें, व्यक्तित्व का जो सही संप्रत्यय है, मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व संबंधित समस्त दृष्टिकोणों और उनसे संबंधित व्यक्तित्व की परिभाषाओं का गूढ़ अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मनोशारीरिक संस्थानों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसकी वातावरण के साथ समायोजन करने की दिशा निर्धारित करता है। ठीक। आल्पोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो चर्चित हुई, सबसे ज्यादा अच्छी परिभाषा जो कहीं मानी गई है, वो आल्पोर्ट की मानी गई है व्यक्तित्व की। आल्पोर्ट कहते हैं, आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न प्रकार की जो वर्ग होते हैं उसकी चर्चा थी। फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताओं की। व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं, तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं, नंबर 1, व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। मनुष्य के व्यक्तित्व में उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां और अर्जित गुण दोनों आते हैं। यानी कि कह सकते हो जन्मजात प्रवृत्तियां जो उसको वंशानुक्रम में मिली है और अर्जित गुण जो उसको इन्वायरमेंट में मिला है। ठीक। इनमें से मुख्य है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्मचेतना, इच्छा शक्ति, सामाजिकता, सामंजस्य और विकास के प्रति उन्मुखता। ठीक। ये उसके प्रमुख गुण हैं, ये प्रमुख तत्व हैं। ठीक। जिस मनुष्य के व्यक्तित्व में इनमें से जितने अधिक पक्ष जितने अधिक रूप से विकसित होंगे और जितने अधिक रूप से उसके व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता है। ये पहला है, व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है, पहली प्रकृति एवं विशेषता है।
दूसरी प्रकृति एवं विशेषता है नंबर 2, मनुष्य के स्थायी गुण एवं योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। मनुष्य के स्थायी गुण एवं योग्यताएं हैं उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। ठीक, स्थायी गुण से तात्पर्य उन गुणों से होता है जो उसके व्यवहार में हमेशा दिखाई पड़े, जो उसकी पहचान बन जाए, वही मनुष्य के स्थायी गुण माने जाते हैं। और सभी योग्यताओं से तात्पर्य उन योग्यताओं से होता है जिनका वह सदैव प्रयोग करता है। ठीक, हम देखते हैं कि प्रायः मनुष्य समय एवं परिस्थिति के साथ कुछ ऐसे गुणों को धारण कर लेते हैं जिन्हें वो समय और परिस्थिति पर बदलते रहते हैं, समय और परिस्थिति पर बदलने पर बदल देते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक ऐसे गुण एवं क्रियाओं को उसके व्यक्तित्व का अंग नहीं मानते हैं। जो उसके स्थायी गुण होते हैं वही व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, तीसरी प्रकृति एवं विशेषता है कि व्यक्तित्व विभिन्न गुणों एवं योग्यताओं की समाकलित रचना है। व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य का व्यक्तित्व उसके जन्मजात शक्तियों, अर्जित गुणों और योग्यताओं का योग न होकर उनकी विशिष्ट रचना होती है, उनका समाकलन होता है। जिस प्रकार केवल ईंट और सीमेंट का योग मकान नहीं हो सकता है, मकान इनसे बनी एक विशिष्ट रचना होती है, उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अनेक गुणों एवं योग्यताओं का योग नहीं अपितु उसकी विशिष्ट रचना होती है, उसका समाकलन होता है। ठीक, फिर बात करते हैं नंबर 4, चौथी प्रकृति एवं विशेषता की। जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अलग और अनूठा होता है। चौथी प्रकृति एवं विशेषता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अलग और अनूठा होता है। ठीक, जिस प्रकार आप देखते हैं कि ईंट और सीमेंट से बने सभी मकान एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के भिन्न भिन्न गुणों एवं योग्यताओं की समाकलित रचना यानी व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना कुछ अलग व्यक्तित्व होता है, कुछ अलग प्रकार का होता है, रंग रूप अलग होता है, स्वभाव होता है, उसके मूल्य अलग होते हैं, आदर्श अलग होते हैं। तो सबका एक अपना अलग और अनूठा होता है व्यक्तित्व। ठीक, पांचवी प्रकृति एवं विशेषता की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य की पर्सनालिटी कैसी डेवलप होगी ये उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों आते हैं। ठीक, इन दोनों पक्षों का विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण से होता है, दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम यह निश्चित करता है कि मनुष्य क्या है, बलिष्ठ है या निर्बल है, लंबा है या नाटा है, गोरा है या काला है, ठीक, बुद्धिमान है या मंद बुद्धि है, यह निश्चित करने का काम वंशानुक्रम करता है। और वातावरण यह निश्चित करता है कि मनुष्य क्या रखता है, ज्ञान अज्ञान, योग्यता अयोग्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति या कमजोर इच्छा शक्ति, सामाजिकता या असामाजिकता, समायोजन या असमायोजन आदि। तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है उसके वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों गुणों पर डिपेंड करता है। और छठी प्रकृति एवं विशेषता की जब हम बात कर लेते हैं नंबर 6 पर, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं गुणनफल होता है। व्यक्तित्व के बारे में कहा गया कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों आवश्यक होते हैं। यह सब जानते हैं। मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है जिसके आधार पर उसका विकास होता है। हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास के लिए इन शक्तियों के साथ बाहरी पर्यावरण की आवश्यकता होती है। ठीक, तो व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे पर्यावरण, ना कि वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण। ठीक, व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच जितना अनूठा समायोजन होगा, जितना बेहतर समायोजन होगा, मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक, और सातवीं प्रकृति एवं विशेषता है कि व्यक्तित्व का विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं से जुड़ा रहता है। ये व्यक्ति, समूह और संस्थाएं सदैव बदलते रहते हैं और उसके व्यवहार प्रतिमान भी बदलते रहते हैं। जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है,
कुछ नई चीजें सीखता है, कुछ पुरानी छोड़ता है। इस तरह से लगातार उसका विकास उसके व्यक्तित्व का होता रहता है। ये इसकी प्रकृति और विशेषता है। आगे की वीडियो में हम व्यक्तित्व के प्रकार और सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।